आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर अजय बाम्बी जी। सर, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मुझे लगता नहीं आपका इंट्रोडक्शन मैं दे पाऊंगा, तो मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इंटरनेशनली बहुत सारे ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मैं हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा आप अपना परिचय। देखिए साहब, मैं पिछले सीरियसली 45 ईयर्स से ज्योतिष में हूँ और कंप्यूटर ज्योतिष को इस देश में लाने वाला आदमी हूँ और अखबारों में, मैगजीन्स में, देश विदेश में लिखने वाला मैं हूँ। और मैं राशिफल नहीं लिखा करता था, मैं आर्टिकल लिखता था एक ज़माने में। और उस ज़माने में सारा साइक्लो स्टाइल होकर ना दुनिया भर में पहुँच जाती थी। तो एक आर्टिकल हमारा 500-600 पेज अखबारों में छपता था, अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे। कोई उस समय 10 रुपये भेजता था, कोई नहीं भेजता था, कोई 20 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये। उससे इनकम हमारी बहुत शुरू हो गई थी। अच्छा, उसके बाद टेलीविज़न पे ज्योतिष लाने वाला मैं पहला आदमी हूँ जी। तो ये मेरा परिचय है। बाकी मैं देश विदेश में घूमता रहता हूँ। अभी मैं IIM उदयपुर में गया था, तो मैंने वहाँ बोला था। अभी अगले महीने फरवरी में मेरे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया, तो वहाँ मैं जाके लेक्चर दूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं, जो अभी चर्चा का विषय भी है शायद, कि जो बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं 16 साल के लिए, किस तरह से देखते हैं? दुनिया कहाँ जा रही है, किस हो जा रही है? जो 18 से, अभी चर्चा में आपने बताया 18 से 22 तक अतिचारी हुए थे, तो दूसरा संदर्भ था। अभी जो 16 साल के लिए अतिचारी होगा, क्या कुछ देखे जाएंगे क्या? हाँ, देखिए, पहले समझ लें कि बृहस्पति जो है आकाश में सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है जी। बिल्कुल। और इसकी उत्पत्ति की भी छोटी सी कहानी। तो ब्रह्मा जी ने पहले सूर्य को क्रिएट किया। सूर्य बना, उसके इम्पैक्ट से ज़मीन बनी, अर्थ बनी, पृथ्वी बनी। लेकिन पृथ्वी सूर्य के ताप से इतनी पीड़ित थी, इतनी गर्म थी कि यहाँ पर जीवन की संभावना नहीं थी। तो उन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत पहाड़नुमा ग्रह तैयार किया। उसके आने से हवा चली, बरसात हुई, तूफान आए, अर्थक्वेक्स आए, सुनामी हुई। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा और उससे फिर सूर्य का ताप भी कम हुआ और पृथ्वी जीवन शुरू हुआ। तो ये उसकी कहानी है वेदों में और पुराणों में। जो कहानी मिलती है हमको बृहस्पति के जन्म की, तो ये बृहस्पति के जन्म की कहानी है। और एक बात आपको और बताऊं कि जो बृहस्पति जो है वो पृथ्वी की कक्षा में से अलग है। बाकी ग्रह जो है पृथ्वी की कक्षा में और उसके ऑर्बिट में है। तो पृथ्वी जो हमारी है वो 365 दिन में अपना चक्कर पूरा करती है, साइकिल। और बृहस्पति लगभग 12 वर्ष में है, थोड़ा कम है लेकिन 12 वर्ष में। तो उस 12 वर्ष के दौरान वो पृथ्वी के साथ सिंक करता है, कनेक्ट होता है एक पॉइंट पर। जब कनेक्ट होता है उस समय वो सूर्य को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा है। ऐसा हम मानते हैं ना कि सूर्य स्थिर है, स्थिर नहीं है। वो बृहस्पति खींचता है, भागा चला आता है। हाँ, क्योंकि सूर्य भागा चला आता है तो ग्रह भागे चले आते हैं और सारा सोलर सिस्टम भागा चला आता है। हमको पता नहीं चलता, लेकिन ये है। और अभी रशिया ने कुछ वर्ष पूर्व खोज की थी कि जब जो बृहस्पति है पृथ्वी के पास होता है उस समय महामारी नहीं होती, उस समय युद्ध नहीं होते, एयरप्लेन क्रैशेज नहीं होते, रेल दुर्घटना मतलब दुर्घटना की योग नहीं रहती। हाँ, और अगर शनि हो पृथ्वी के पास तो सब कुछ होता है, सब युद्ध होंगे, क्रैशिंग होगी, आगजनी होगी, वो करेक्ट। तो ये बृहस्पति। अच्छा, इसमें एक और बात है जो बड़ी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि अभी तो बृहस्पति अतिचारी है। इससे पहले बृहस्पति 2018 से लेकर 22 तक हुआ था। तो हमने देखा इस दुनिया में पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, मेडिकल इमरजेंसी के रूप में सब कुछ हुआ और दुनिया का नक्शा बदल गया, एजुकेशन बदल गई, जॉब बदल गए, सब कुछ बदल गया। और अब ये अच्छा एकदम शांति से भी हो गई थी। रोड पे नहीं चल रहे थे, ना प्लेन चल रहे थे, ना कोई रोड पे चल रहा था, सरकारें बंद हो गई थी, एक अजीब सा माहौल था। अब ये एक जो 18 में जो अतिचारी हुए थे, तो उस संदर्भ में थोड़ा सा मैं ज़्यादा पब्लिक मतलब हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि क्या किस तरह से ग्रह। ओके, अतिचारी का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी बृहस्पति अतिचारी होगा, अभी वर्तमान का लेते हैं, अभी ये मई 2025 को अतिचारी होगा, 14 मई को। तो ये 157 दिन में, यानी 14 अक्टूबर 2025 को ही
मिथुन से निकल के कर्क में चला जाएगा जी। तो 157 डेज में, और वहाँ पर ये 24 डेज के बाद वक्री होगा और दिसंबर 4-5 के आसपास दोबारा मिथुन में आ जाएगा, कर्क में जाएगा फिर मिथुन में आ जाएगा, मिथुन में भी 24 दिन रहेगा, ऐसा इस तरह का तो ये स्थिति है। उसके बाद में जब वक्री होगा तो वो सिर्फ 20 डिग्री टच करेगा, अच्छा, ओनली, मतलब 30 से 20 तक आएगा और फिर उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट होगा और चला जाएगा। तो इसी तरह से पूरे दौरान में 8 साल में मतलब मिथुन से लेकर कुंभ तक मतलब वो पहले की 20 डिग्री तो 150-160 डेज में क्रॉस कर जाएगा और उन डिग्रियों को कभी टच नहीं करेगा, जबकि ऐसा बृहस्पति करता नहीं है, इसलिए उसको अतिचारी बोलते हैं। जब वक्री होके आएगा दोबारा राशि में तो वो 20-22 तक रुकेगा, बस वहीं पे रुकेगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो पहली 20 डिग्री को टच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 1.25 नक्षत्रों को दोबारा टच नहीं कर रहा, उन पर भाग रहा है, भागम भाग मचा रखी है। तो ये भागम भाग मचाएगा जब ये, तो इसका मतलब हो गया इसका असर क्या होगा। और एक बात तो आपको और बता दूं कि महाभारत के टाइम में बृहस्पति जो था वक्री हो गया था 6 साल के लिए, 6 ईयर्स, और जब 6 साल के लिए वक्री हो गया था तो बृहस्पति के बहुत सारे मतलब हैं। एक मतलब उसका धर्म भी है, धर्म से संबंधित है ना बृहस्पति का, गुरु है, तो वहाँ पर धर्म की हानि हुई थी। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, उसका जो पूरा श्लोक बोलते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं मुझे आना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ होगा देन आई हैव टू कम बैक। तो वहाँ पर ये हुआ था और अभी जो है ये डायरेक्ट मतलब अतिचारी हो रहा है। तो क्या क्या असर करेगा इस पे हमारा शोध है, तो इस शोध पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। बताइए सर। तो पहला तो क्या है कि जो वेदर जो है जलवायु जिसको बोलते हैं वो पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया गर्म हो रही है, ऐसा चल रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगले 8-9 साल में 10 साल में ये साइंटिस्ट बोलते हैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा पृथ्वी का, टू मच हो जाएगा। हम कह रहे हैं 2 डिग्री बढ़ेगा, अच्छा, हम कह रहे हैं डबल हो जाएगा, 2 डिग्री होगा। जब 2 डिग्री पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे संबंधित क्या होगा, रहना मुश्किल होगा, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अब आपको मान लो खेती बाड़ी करनी है, वो मौसम चेंज हो जाएगा, मौसम चेंज हो जाएगा, और अगर आपको करनी पड़ेगी तो आपको पृथ्वी को ठंडा करना पड़ेगा उस हिसाब से, तो उसको आपको उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मतलब जलवायु और पृथ्वी की गर्मी से और आपके प्रोड्यूस जो अन्न पैसा पैदा होते हैं वो महंगे होना शुरू हो जाएंगे। तो महंगाई का एक दौर, महंगाई का दौर बढ़ेगा। तो पहला हमारा इसमें ये है। और दूसरा हम बोलते हैं कि शिफ्ट ऑफ पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में क्या क्या असर होगा। तो इंटरनेशनल क्या, जो अमेरिका जो है पूरी दुनिया को लगभग 90 साल से डोमिनेट कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। तो पूरा इसका असर है। उसका डॉलर जो है हर तरफ चलता है, लेकिन अब उसके डॉलर की जो वो है वैल्यू है गिरना शुरू होगी। डॉलर का अंत तो नहीं होगा, लेकिन अगले 8 साल में उसका पतन की यात्रा शुरू हो जाएगी। अच्छा। और दूसरी करेंसीज आई रही हैं, दूसरी करेंसी वहाँ आ रही हैं, उन करेंसीज का अपना महत्व हो जाएगा और ये महत्व इनका ख़त्म हो जाएगा। तो ये उसका तो सेकंड विश्व के बहुत सारे देश जो अमेरिकन की डोमिनेट कर रहा है उससे अतिचारी हो रहे हैं, मतलब उससे अतिचारी हो रहे हैं, उससे ख़त्म होगा। और 2050 आते आते अमेरिका का प्रभाव उतना नहीं रह जाएगा जितना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल नहीं रह जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप बोल रहे हैं खत्म ही हो जाएगा। हाँ बहुत नीचे आ जाएगा। और मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ इंग्लिश में, अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050। तो भारत के संदर्भ में किस तरह से, भारत किस ऑर्डर में रहेगा, मतलब टॉप? भारत का डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ गलत होगा। हाँ। जब पावर वेस्ट ईस्ट में शिफ्ट होगा। हाँ। तो हम ईस्ट के देश हैं, तो ईस्ट के देश होने से भारत को बहुत फ़ायदा होगा, भारत का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। ऐसे ही ब्रिक्स में भारत भी है, चाइना भी है, और ये रशिया भी है, और इन लोगों का प्रभाव हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में ज्वाइन करेंगी। तो इससे क्या होगा, भारत काफ़ी डोमिनेट करेगा, बहुत सारे एरियाज़ में करेगा।
लेकिन धन के मामले में भी डोमिनेट करेगा। अच्छा, मतलब धन में भी डोमिनेट करेगा, मतलब आप बोल सकते हैं जो मेकिंग इंडिया का प्रोग्राम है वो और ग्रो करेगा। हाँ करेगा। और दूसरा क्या है कि मेजर चेंजेस इन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स है अर्थव्यवस्था, उसमें बड़ा चेंज होगा। जब मैं एमए कर रहा था अर्थशास्त्र में, तो इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ उसमें बोलते थे कि अर्थ जो है, मुद्रा जो है, वो धुरी है जिसके आसपास सारी अर्थशास्त्र घूमता है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब कॉरपोरेट वो ऐसा पॉइंट है जिसके आसपास दुनिया की सरकारें घूमती। वो भी कॉर्पोरेट भी पार्ट ऑफ द अर्थ ही है। हाँ, इकोनॉमिक का पार्ट है कॉर्पोरेट। हाँ करेक्ट। जैसे अभी हमने देखा जो इलेक्शन हुआ अमेरिका में, तो वो जो एलन मस्क है उसने पूरा नक्शा बदल दिया। अगर ट्रंप हार जाता, अगर एलन मस्क उसको सपोर्ट नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई कॉरपोरेट किसी भी सरकार को सपोर्ट करता है तो उसमें उसका हित ज़्यादा होता है। कोई भी अगर उसका हित ज़्यादा होता है। हाँ, तो उसका हित ज़्यादा होता है। तो आने वाले समय में इस 25 साल में आम आदमी उसके रैकेट को समझेगा, कॉरपोरेट के रैकेट को, और वो उस रैकेट को समझेगा और उसको उसके खिलाफ विद्रोह करेगा। हर जगह अलग अलग कंट्रियों में, अलग कंट्री में, हाँ देखने को मिलता है। ये बढ़ेगा, तो ये एक मेजर चेंज है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट देखता हूँ इसमें, एक होता है म्यूटेशन ऑफ इकोलॉजी, म्यूटेशन इन इकोलॉजी सिस्टम। जो हमारा इकोलॉजी है, जो अर्थ का इक्विलिब्रियम है, तो अर्थ में दो तरह के होते हैं ज़मीन में। एक होता है फंगस लग जाए तो पेड़ पौधे क्या, उनकी पूरी जाति खत्म हो जाती है। एक होता है फंजाई जो होती है वो अच्छी होती है, वो ग्रो करने के लिए होती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इन 16 सालों में पूरी दुनिया में अर्थ जो है, ज़मीन जो है, वो और उपजाऊ होगी। हाँ, तो ये एक, क्योंकि बृहस्पति का संबंध है, तो ये एक और पार्ट ऑफ द, जो अभी काफी टाइम से ऑर्गेनिक की बात चल रही है। हाँ, तो ऑर्गेनिक खत्म होगा और ऑर्गेनिक शुरू होगा और वो खत्म होगा। जो रसायन और केमिकल वाले जो है ना, करेक्ट। और एक हमारा वो है एक कि स्पेस इज द न्यू फील्ड ऑफ डोमिनेशन। तो जो जुपिटर जो है वो अंतरिक्ष का ग्रह है, स्पेस का ग्रह है, ऐसा हम बोलते हैं। वायु का ग्रह है, स्पेस का ग्रह है। तो अभी तक क्या होता है कि जैसे भारत को कहीं स्पेस में जाके कुछ अपना स्टेशन करना हो, कोई मंगल में खोज करना हो, यहाँ करना हो, आने वाले दिनों में यानी 25 साल के बाद अगर कोई दूसरा देश भारत के क्षेत्र में, आकाश में, अभी तो आकाश फ्री है सबके लिए, अगर कोई यहाँ आना चाहता है, इस भारत के क्षेत्र में खोज करना चाहता है, तो भारत उस पर पाबंदी लगा सकता है। और इसी तरह अमेरिका लगा सकता है, चाइना लगा सकता है। तो ये एक एरिया है जो बहुत बड़ा आगे आने हाँ, ये एरिया है, और इसमें बहुत खोजें भी होंगी और इस पर बहुत सारी नई बातें भी होंगी। तो ये और देखते हैं। एक और है कि इस नए इसमें नए माइक्रो वायरस, टेक्नोलॉजी में नए तो वायरस, मैं उससे आता हूँ, नए वायरसेस क्रिएट होंगे, माइक्रो वायरसेस, और उनका इलाज भी होगा। मैं नहीं समझता कि दूसरा कोई पेंडेमिक आने वाला है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा पेंडेमिक नहीं आने वाला, लेकिन कई तरह की डिजीजेस जरूर आएंगी, आती रहेंगी, उनका इलाज होता रहेगा। एक फिलोसफर ने कहा था कि जो प्रकृति जो है वो जब वो सिर्फ क्रिएट करने में बिलीव करती है, और क्रिएट करने का उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑटोमेटिक वो तो सर्किल है, पार्ट ऑफ द सर्किल है, लाइफ सर्किल है। तो वो उसमें इंटरेस्टेड, जैसे प्रकृति ने मुझे पैदा किया, उसके बाद प्रकृति मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहती है कि मैं खत्म हो जाऊँ। एक पेड़ पैदा किया, मेरी उम्र हो सकता है 70 साल हो, 80 साल हो, पेड़ की 500 साल हो, लेकिन वो ख़त्म करने में यकीन करती है। तो ये भी एक, हाँ, इसमें कई सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। ये एक नया एरिया है। अच्छा, दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ भारत का रोल है, अब जो सडन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो अभी धर्म को लेकर काफ़ी इशू रहते हैं, हर कंट्री में इशू रहते हैं। धर्म जो है, धर्म बाहर से आता है, धर्म बाहर से आता है, और जो आध्यात्म भीतर से आता है। धर्म तो इसलिए है कि मेरे पिताजी करते थे, माताजी करती थी, हमारा समाज, अंतर ज्ञान जो है वो भीतर से आता है।
तो आदमी धार्मिक ना होकर आध्यात्मिक होगा। तो अगले 25 साल में हम देखेंगे स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। एग्जैक्टली, तो स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। और स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो जैसे हम बुद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, नानक की बात करें, मीरा की बात करें, कबीर की बात करें, तो इस तरह के लोग वो उनको धार्मिक नहीं बोलते, आध्यात्मिक लोग बोलते हैं। तो अध्यात्म में एक बहुत होगा और रिसर्च भी बढ़ेंगे, रिसर्च बढ़ेगी। और दूसरा क्या है कि ऐसा बोलते हैं साइंटिस्ट कि हमारे जो ब्रेन में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, न्यूरॉन है, न्यूरो सेल्स हैं। और लेकिन ये आपका जो स्किन है इसके पास एक छोटा सा टिश्यू है, इसकी जो मेमोरी है वो ब्रेन से ज़्यादा है ना, ब्रेन से ज़्यादा है, वो ट्रिलियन से ज़्यादा है। क्योंकि जब आपको थोड़ा घाव होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो उसे कैसे मालूम? और दूसरा क्या है, जो स्पर्श जो है, स्पर्श जैसे बच्चा पैदा होता है, हम आप जो पैदा हुआ है, जो बच्चा पैदा होता है, ना तो उसका नाक काम कर रही होती है, ना उसका आँख काम कर रही होती है, ना उसका मुंह काम कर रहा होता है, ना उसका बुद्धि। स्पर्श तो स्पर्श जो है, तो स्पर्श का अपना महत्व है। इसका तो आदमी का जो है, इसलिए हम बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जो पिंड में है, ब्रह्मांड में, इसलिए हमने बोला कि तो पिंड तो है, तो यह एक अलग एरिया है। तो ये इसमें काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। एक और चीज़ है जिस पे हम लोग विचार नहीं करते, वो है डाइस एंड गेमिंग। आजकल गेम्स बहुत हो रहे हैं, हर कोई अपना मोबाइल लेके गेम खेल रहा है। और एक डाइस जो युधिष्ठिर खेलता था, क्या बोलते हैं, पासा। डाइस मतलब पासा। तो पासे का खेल हो या गेमिंग हो, क्या उसको पासा बोलते हैं, पासा बोलते हैं ना, पासे का गेम हो या गेमिंग हो। आजकल जैसे आज मोबाइल पे लगा हुआ है कि मैं 11 मतलब अलग अलग ग्रेड में आते हैं वो, ड्रीम टीम बनाओ, ये बनाओ। तो जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप एक मायावी वर्ल्ड में चले जाते हैं, आप इस वर्ल्ड में नहीं रहते। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम गेम खेल रहे हैं और उधर से टेररिस्ट आ रहे हैं और इधर से हमारी जो फौज है पता नहीं कहाँ से आ गई, उस कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर सिस्टम ही अपने आप आ गई और हमने कुछ किया नहीं, दरवाज़ा खुला, उससे कर दिया और नई दुनिया शुरू हो गई। तो इस तरह से आपको लगता है कि आप किसी नई दुनिया में चले गए। तो युधिष्ठिर को पता ही नहीं चलता कि मैं अपनी बीवी को हार रहा हूँ, मैं भाई को हार रहा हूँ, मैं अपने राज्य को हार रहा हूँ, क्योंकि नई दुनिया उसी दूसरी दुनिया में। तो वर्चुअल दुनिया इसको बोलते हैं, जो मायावी दुनिया बोलते हैं, उसको बाद में होश आता है। लेकिन ये जो अब बच्चों के साथ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, जो गेमिंग करते हैं, लुट पिट के चले आते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ ये समाज के लिए बहुत गड़बड़ वाला मामला है। तो ये होगा। और एक और है कि न्यू टैक्सेशन एंड वॉर्स, युद्ध। हाँ, सरकारें जो दुनिया भर की सरकारें हैं वो आदमी की जेब में पैसा दिखना नहीं चाहती, वो हर तरह का टैक्स लगा देती हैं। तो टैक्स लगा देती हैं तो उसके पास चॉइस कोई नहीं है। अभी कनाडा में जहाँ आप रहते हैं उस घर के सामने कोई नाली है और उसमें मान लो कचरा जम जाए तो सरकार बोलती है आपको टैक्स देना पड़ेगा, जहाँ जबकि ये तो म्यूनसिपैलिटी का काम है नहीं। तो सरकारें इस तरह से करती हैं। और दूसरा, पिछले 5000 साल में 10,000 युद्ध हुए। अगर आप आंकड़े देखें, आज भी युद्ध हो रहा है इस पृथ्वी पर। ऐसा कोई दिन नहीं होता युद्ध, यूक्रेन में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, और हमास में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है। तो ऐसा कोई दिन नहीं है यहाँ युद्ध ना हो। तो पृथ्वी बेचारी बड़ी पीड़ित है हम लोगों से, मानव जाति से बड़ी पीड़ित है। तो ये एक जो आदमी की टेंडेंसी है कि मैं कैसे अपने को आगे बढ़ाऊँ और नेबर के साथ कैसे करे, तो यह एक चीज़ हमको आगे देखने को मिलती है। और दूसरा जो एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखेंगे अभी 8-10 साल के अंदर आपके बहुत सारे काम, आप मेरा इंटरव्यू आप नहीं ले रहे होंगे और रोबोट ले रहा होगा, रोबोट ऑलरेडी चल ही रहा है, वो मेरा इंटरव्यू ले रहा होगा और मैं बोल रहा हूँगा। तो अगर इस तरह की वर्चुअल दुनिया क्रिएट हो जाएगी तो हम जो बोलते थे, हम बोल रहे थे ना कि एलियंस आ जाएंगे, बाहर से एलियंस आ जाएंगे। एलियंस नहीं आ जाएंगे, हमारे जो मोबाइल में से, हमारे कंप्यूटर में से वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बंदा निकलेगा वो एलियन होगा। तो ये सारा होगा। तो इसमें जो भारत का रोल है, भारत का रोल काफ़ी अच्छा है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमारे पास है, योगा हमारे पास था, योगा हमारे पास था, आध्यात्म हमारे पास है, ज्योतिष हमारे पास है, आयुर्वेद हमारे पास है। तो और हमारे पास में एक व्यवस्था है जो
और किसी के पास नहीं है। तो हमारे पास में ज्योतिष है, गणना है, ये बहुत पुरानी गणना है। तो भारत में की जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्रकट होंगी और भारत का वर्चस्व बहुत विश्व भर में ये ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, भारत विश्व, हाँ आध्यात्म, हाँ सम्मानित, मतलब बिल्कुल। आने वाले कुछ वर्षों में नासा एस्ट्रोलॉजी को मानेगा और इसी एक्सेप्टेंस है कहीं ना कहीं, इंटरनल थोड़ा इंटरनल ना इंटरनल नहीं, बिल्कुल ऑब्वियस, बिल्कुल हाँ प्रकट में होगी। और ज्योतिष को बहुत बड़ा स्थान मिलने वाला है, इसीलिए वेदों ने इसे नेत्र बोला। वेद जब उसको बात करते हैं नेत्र बोलते हैं, तो बिना नेत्र के आप कुछ देख नहीं सकते, दुनिया को नहीं जान सकते। तो बिना उसी तरह से ज्योतिष का बड़ा विकास होगा। तो ये इस तरह की बातें और भी सोच रहा हूँ मैं। अभी कुछ पार्ट पे अब बात कर लेते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। कुछ आपके हिसाब से इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है, क्या स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक्स की क्या, इकोनॉमी किस तरह से देख रहे हैं? देखो मेरे को लगता है कि जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की या बीजेपी की, क्योंकि अभी उनका तो वक्त अच्छा है, समय अच्छा है, तो उनको तो रहना ही रहना है, तो और कोई रहने को है नहीं। बीच में इधर कोई सरकार स्टेट में इधर आ जाती है, वो आ जाती है, वो अलग बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई लेकिन 29 के बाद की क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं? आई थिंक स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि 2027 आएगा तब देश की कुंडली में मंगल की दशा शुरू होगी। अभी चंद्रमा की दशा है 2025-26 से, तो ये जो मंगल की दशा है समाप्त होगी। उसके बाद में चंद्रमा की दशा समाप्त होगी। चंद्रमा की दशा में सारा काम इमोशनल होता है, भावनात्मक है। हाँ सारे हमारे काम भावनात्मक है इस समय। वो जो पार्टी जीत रही है, हार रही है, वो भावना पे जीत रही है। तो ये भावनात्मक मामला खत्म होगा। और मंगल जो है वो गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, गुरु से दृष्ट भी है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो स्थिति है वहाँ पर भारत का जो अध्यात्म है वो भारत में भी और उधर भी आगे बढ़ना शुरू होगा। एक काम और कि अभी क्या हो रहा है कि कॉरपोरेट का में आदमी काम करना चाहता है। आने वाले वर्षों में आदमी खुद कॉरपोरेट होना चाहेगा, चाहे छोटा सा कॉरपोरेट हो, वो बड़ा हो सकता है उसको, हाँ, बहुत बड़ा उसके हजार लोग काम ना करते हो, लेकिन 10 काम लोग करते हो, तो वो 10 के 10 नौकर नहीं होंगे किसी के, वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो वहाँ से विकास की यात्रा शुरू होगी। जो यूथ है अगर मान लो हाँ फ्रीलांसिंग रूप में काम करेंगे, और वो जो काम करेंगे ज़्यादा क्रिएटिव काम होगा, क्योंकि जब आप बड़े कॉर्पोरेट के बड़े कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं तो उनकी अपनी नीतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह की नीतियों से काम करेंगे तो मेरे को लगता है यहाँ बहुत बड़ा भारी बदलाव आने वाला है। आप एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर एग्रीकल्चर की बात नहीं हो तो किस तरह से देख रहे हैं एग्रीकल्चर? अतिचारी बृहस्पति में क्या ग्रो करेगा? देखिए बृहस्पति जो अतिचारी होगा तो ये पृथ्वी के मामले में बड़ा काइंड है, पृथ्वी के साथ इसका कनेक्शन है। तो हमारी भारत माता जो पृथ्वी माता है वो उसमें उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी और सोच बढ़ेगी, विचार बढ़ेगा कि हम लोग खाते क्या हैं। अभी तो हम जो खा रहे हैं हमें पता ही नहीं रहता। अब पानी पी रहे हैं किसी भी शहर में, पानी में क्या मिला है क्या नहीं मिला है, तो ये शुद्धिकरण की तरफ जाएंगे। लेकिन केमिकलाइजेशन हुआ है लास्ट 50 साल में, वो वापस ऑर्गेनिक की तरफ होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। मतलब ये अगले 10-20 साल हाँ बिल्कुल लगेगा। तो वहाँ पर होगा। और पृथ्वी की जो फर्टिलिटी है, उपयोगिता है, वो ज़्यादा बढ़ना शुरू। एक आम आदमी के संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम आदमी को कि जिससे इसका स्पिरिचुअलिटी भी बढ़े और वो निरोगी होकर और स्वस्थ जीवन जिए और अध्यात्म के साथ वो अपनी ग्रो कर सके अपने आप? देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो भी व्यक्ति है, अब अगर आपकी सोच इतनी है तो इतना नहीं हो सकता। आपकी सोच बड़ा होना चाहिए, और बड़ी सोच के पीछे कुछ नहीं होता, खाली एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। वो बहुत सारे काम है। तो हमारे यहाँ बोलते हैं, पहले बोलते हैं ज्ञान शक्ति। तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि करना क्यों चाहता हूँ मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ। जब मैं ज्योतिषी बनना चाह रहा था तो सोचता क्यों बनना चाहता हूँ, क्या। और फिर ज्ञान शक्ति, ज्ञान काफ़ी नहीं है, ज्ञान के पीछे शक्ति। ज्ञानी तो बहुत लोग होते हैं, शक्ति नहीं लगाते। शक्ति लगाते हैं तो उनको पूरा मतलब वातावरण माहौल स्पष्ट हो जाता है। और फिर इच्छा हर आदमी कर रहा है, इच्छा की वजह से इच्छा शक्ति लगानी पड़ेगी। इच्छा से कुछ नहीं होता, क्रिया काम
हर आदमी कर रहा है, लेकिन क्रिया शक्ति तो उस पर शक्ति लगानी पड़ेगी। एक्शन जरूरी है। ना सिर्फ एक्शन नहीं, ऐसा एक्शन जो इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर रहा, और उसके बाद धैर्य शक्ति। हाँ, आपके पास इतना धैर्य भी होना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ, और धैर्य के साथ करना चाहिए। और जब तक, मेरा ऐसा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, जब तक आदमी ठीक से असफल नहीं होता, उसकी सफलता की यात्रा शुरू नहीं होती। तो असफल होगा तो वो धैर्य आएगा, धैर्य आएगा हाँ, तो वो सफल होके और ग्रो करेगा। करेक्ट। अदरवाइज अतिचारी हो जाएगी चीज़ें। अतिचारी हो जाएगी, तो अतिचारी जुपिटर में बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलाव होगा, और इस बदलाव में आपको उतना अलर्ट रहना पड़ेगा, उतना चौकन्ना रहना पड़ेगा, उतना चैतन्य रहना पड़ेगा, और समय के साथ चलना पड़ेगा, बल्कि समय से अहेड होना पड़ेगा। यू शुड बी अहेड ऑफ टाइम। जो लोग ऐसा करेंगे वो निश्चित कमाल करेंगे। और ये जुपिटर हमारा तो गुरु है, सब दुनिया का गुरु है, देवताओं का गुरु है, तो ये हमारे लिए मदद करने आ रहा है, और पूरी मनुष्य जाति को बहुत जल्दी एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहा है। तो ये एक कृपा है, ग्रहों की कृपा है, और गुरु की कृपा हर आदमी के ऊपर रहेगी। और हर जो आदमी चौकन्ना है, जो आदमी चैतन्य है, जो आदमी अवेयर है, जिस क्षेत्र में भी है, उस क्षेत्र में उसको बहुत सफलता मिलने वाली है। लेकिन सूत्र मैंने ये बताया, इफ़ यू वांट टू थिंक बिग देन यू हैव टू एक्ट बिग। छोटा सोच के बात नहीं बन सकती, आप बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचिए तब सोचिए, उसको प्लानिंग करके सोचिए, क्यों मैं सोच रहा हूँ बड़ा, और फिर उसके बाद में करिए, तो कमाल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लास्ट राहु पे भी बात कर लेते हैं कि राहु प्रधान युग है, कलयुग है, और राहु टेक्नोलॉजी सेवर है, और ये सारा टाइम ही टेक्नोलॉजी का है। मतलब आम आदमी से लेके, किसान से लेके, मतलब सरकारी टेक्नो सेवर हो गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये राहु, देखिए राहु को क्या लोग बोलते हैं कि राहु षड्यंत्रकारी है। मैं ऐसा समझता नहीं, मेरा चिंतन अलग है। मेरा चिंतन है कि राहु के साथ षड्यंत्र हो रहा था। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो देवताओं सब तय तो ये हुआ था सबको अमृत मिलेगा, सबको अमृत, लेकिन उन्होंने लाइन बना दी, विश्व सुंदरी आ गई, विष्णु जी विश्व सुंदरी बन गए, तो उनको दारू पिला रहे हैं, इनको वो पिला रहे हैं। तो राहु जो है अब देख रहा है कि षड्यंत्र हो रहा है, तो राहु देख सकता है षड्यंत्र को, पहचान सकता है। जब वो देख रहा है षड्यंत्र हो रहा है, फिर खुद भी करता है, खुद भी अपने आप नहीं हो, अपने आप को सेव करने के लिए, हाँ, अपने सेव करने के लिए करता है। तो जब आपकी कुंडली में राहु अच्छा होता है, तो आप लोगों के षड्यंत्र को समझ जाते हैं, और अगर आपकी कुंडली में राहु गलत हो, फिर लोग आपके साथ षड्यंत्र करने में सफल हो जाते हैं। तो राहु ज्यादा प्रबल होने पे भी नुकसानदेह है, मतलब कहीं ना कहीं प्रबल हो और अच्छा हो तो कमाल करता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कुंडली में राहु दशम में था, जब उसकी दशा शुरू हुई तो वो प्रधानमंत्री हुए। मोदी जी का भी राहु अच्छा, मोदी जी का तो राहु की दशा आ नहीं रही, राजनीति में है नहीं, उनके बहुत सारे ग्रह अच्छे, राहु की दशा नहीं आ रही। राहु ठीक है, राहु बुरा नहीं है, लेकिन अब उनकी दशा नहीं, दशा आने से बात बनती है। बाकी उनके सारे ग्रह अच्छे, मजे कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जी 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 गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा जो आपने संदर्भ रखा बृहस्पति की अतिचारी होने पे, और जो आपने हमारे व्यूअर्स के साथ जो शेयरिंग की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।